हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, दिस इज रजत अग्रवाल और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से लगाना सिखाया था और इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड से लगाना सिखाऊंगा। सीबीएसई ने इस बार जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसमें नेशनल इनकम मेथड से और नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन सैंपल पेपर में रिलीज़ किए हैं, तो हम लोग वो सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी लगाएंगे। स्टूडेंट, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट, आज हम लोग नेशनल इनकम मेथड से पढ़ेंगे। तो नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड क्या है, इसको हम लोग फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोगों को तुरंत एग्जाम नज़दीक है तो कैसे करना है इसको तुरंत सीखेंगे। तो इनकम मेथड में सबसे जरूरी है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी अगर आपने पढ़ा, एनडीपीएफसी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। इस पे हमको जाना ही नहीं कि ये क्या होता है नहीं होता है, उससे हमको मतलब नहीं। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको एनडीपीएफसी पढ़ना है। कैसे आएगा, सीओई में ओएस जोड़िए, एमआई जोड़िए, सीओई ओएस और एमआई, सीओई ओएस एमआई, याद कर लीजिए, सीओई ओएस एमआई, इतना हो गया। एनडीपीएफसी आपने पढ़ा। एनडीपीएफसी आपको क्वेश्चन में नहीं देखेगा, आपको दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता है। क्वेश्चन अगर आपके हाथ में आया, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड में एग्जाम हॉल में जो पेपर आएगा, अगर आपको दिखता है कि नहीं ये क्वेश्चन जो है इसमें हमको एक्सपेंडिचर मेथड से लगाना है कि इनकम मेथड से लगाना है कि वैल्यू एडेड से, अगर आपको लगा कि नहीं इसको हम लोगों को इनकम मेथड से लगाना है, तो अगर आप इनकम मेथड पकड़ लिए कि हाँ ये इनकम मेथड से लगेगा, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि किस मेथड से लगेगा और कभी कभी आपको खुद से पता करना था कि किस मेथड से लगाना है। तो अगर इनकम मेथड से दिया है, सबसे पहले आप लिखेंगे एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। अब स्टूडेंट, सीओई का मतलब क्या होता है? सीओई को कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सीओई का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में स्टूडेंट 3 पार्ट होते हैं। पहला, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी कि स्टूडेंट हम लोग इनकम मेथड से जो नेशनल इनकम निकालते हैं वो जितने भी फैक्टर इनकम हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये सब को ऐड करके हम लोग नेशनल इनकम कंट्री की निकालते हैं। यानी कि कंट्री में रहने वाले जितने लोग हैं उन्होंने जितनी कमाई की उन सब को हम लोग जब जोड़ देंगे तो वो नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड होगा। सिंपल सी बात है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस एंड सैलरी इन कैश है, यानी कि वो एम्प्लॉयज जो वेजेस और सैलरी कैश में पाते हैं, सैलरीज उनको जैसे वेजेस, सैलरी, बोनस, डेयरनेस अलाउंस, ये सब उस पर जोड़ेंगे। आपको वेजेस एंड सैलरी कैश इन कैश दिखेगा, या कभी कभी क्वेश्चन में वेजेस भी दिख सकता है, सैलरी भी दिख सकता है, बोनस भी दिख सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको यही दिख जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, बहुत ही रेयर होता है कि ये वेजेस एंड सैलरी इन काइंड आए, आपको दिखेंगे। तो इसमें क्या है, रेंट फ्री होम अगर आपको मिलेगा, जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपका ऑफिस आपको होम रहने के लिए दे दिया फ्री में, एक कार मिल गई आपको ऑफिस छोड़ने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है, बच्चों की पढ़ाई फ्री है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड ये जोड़ते हैं। तीसरा स्टूडेंट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये ध्यान रखिएगा, ये भी आता है, ये आता है एकदम सिंपल, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में भी आता है। अभी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो ये जैसे कि प्रोविडेंट फंड में, हम प्रोविडेंट फंड हमारा ओपन हुआ तो हमको जो एम्प्लॉय किया है, यानी कि मेरा एम्प्लॉयर मेरे प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो हिस्सा हमारा नेशनल इनकम का पार्ट होगा। यानी कि कंपनसेशन, हमको कंपनसेशन मिला, एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिला, तो ये आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। यानी कि सीओई में 3 चीजें हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ECSSS और वेजेस एंड सैलरी इन कैश इन काइंड, ये 3 चीजें आपको सीओई में पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि ओएस। ओएस में स्टूडेंट 3 चीज़ें पढ़ रही हैं, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट जैसे कि मैं हमारे पास बिल्डिंग है, मैंने उसको किसी को किराए पे दे दिया, तो बदले में मुझे पैसा तो मिलेगा ना कि रेंट के रूप में, तो वो रेंट। रॉयल्टी, मेरे पास बहुत बड़ा एक प्लॉट है, मतलब यहाँ पे माइनिंग का एक फील्ड है, उसको मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि तुम यहाँ पे कोयल माइनिंग करो, तो वो मुझे रॉयल्टी मिलेगी, तो ये रॉयल्टी भी मेरी कमाई हुई। तो रेंट है, रॉयल्टी है, इसको ऐड करेंगे। फिर इंटरेस्ट, लोन दिया, लोन के बदले में इंटरेस्ट हमें कमाई हो रही है, तो ये इंटरेस्ट। फिर उसके बाद है प्रॉफिट। तो
ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट को 3 भाग में डिवाइड किए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब कि जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनियां डिविडेंड के रूप में, और रिटेन अर्निंग वो प्रॉफिट जो अभी तक कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। तो ये 3 चीज़ें आपको स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये एज इट इज़ देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको केवल ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो आपको इन सब को देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये जो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा तब होगा। कभी कभी क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, ये आम तौर पर देखने को मिलता है कि हाँ मिल जाता है। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों दे देगा तो आपका ओएस निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट या कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग दे देगा या डिविडेंड दे देगा, इन सब मतलब प्रॉफिट नहीं देगा। तो आपको करना क्या है, रेंट है, रॉयल्टी है, ये जोड़ दिए, इंटरेस्ट जोड़ दिए, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, इन तीनों को अगर दिया जोड़ दिए। कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट भी दे देगा, डिविडेंड भी दे देगा, तब क्या करेंगे, तो सर हमको डिविडेंड तो देखना ही नहीं है ना, हमको उसको देखना ही नहीं है, हमको केवल प्रॉफिट देखना है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। ज़्यादा टेंशन लेना, इजीएस्ट मेथड है, आराम से करेंगे। फिर मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कभी क्वेश्चन में अभी तक बहुत ही रेयरेस्ट क्वेश्चन होगा, टफेस्ट क्वेश्चन होगा कि मिक्स्ड इनकम का एक्सप्लेनेशन करें। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है सेल्फ ओन्ड एम्प्लॉयड जो होते हैं, सेल्फ ओन्ड एम्प्लॉयड, जैसे कि जनरल मर्चेंट का काम करने वाले जनरल मर्चेंट जो होते हैं, रिटेल ट्रेडर, स्मॉल शॉपकीपर्स, फार्मर्स, बार्बर्स, आपको मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देगा तो आप लोगों को इतना उसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एकदम डीप अगर पढ़ने चल जाएंगे तो हमारे पास इतना समय भी नहीं है और उससे थ्योरी भी नहीं पूछता है। बस आपको इतना जानना है, ये जान लीजिए, इसके बाद हम लोग आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड में देखने में क्या लग रहा है, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सीओई, सब दिख रहा है। यानी कि सर ये नेशनल इनकम मेथड से लगेगा। तो इनकम मेथड में हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या पकड़ के चलना है, जीएनपी पूछा है, ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों को पकड़ के क्या चलना है, नेशनल इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी, इनकम मेथड से एनडीपीएफसी पकड़ के चले। सबसे पहले एनडीपीएफसी पकड़ के चले। एनडीपीएफसी हमको पता है, नहीं पता है, कैसे पता रहेगा, हमको एनडीपीएफसी निकालने आता है, कैसे निकलता है, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो सीओई कितना है, सीओई ये सीओई है। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, करंट ट्रांसफर को ऐड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, तो इन दोनों को मतलब ही नहीं है, ये दोनों मतलब ही नहीं है, ये हो गया। फिर रेंट, सीओई प्लस ये ओएस का पार्ट है, ये ओएस का पार्ट है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हमको पता है ना। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इंटरेस्ट, ये भी ओएस का पार्ट है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट, ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, ये मिक्स्ड इनकम है, ठीक है सर, इजी है। हमारा फॉर्मूला क्या है, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो सीओई कितना है 600, ओएस कितना है, ऑपरेटिंग सरप्लस 1 2 3, ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट भी है, यानी कि ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन था, मतलब कि शुरुआत का बेसिक। ये समझ लीजिए कि आप लोग नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेंट 100, इंटरेस्ट 120, प्रॉफिट 80, ओएस कितना हुआ 100 प्लस 120 प्लस 80 प्लस मिक्स्ड इनकम। हमने आपसे कहा था ना मिक्स्ड इनकम का कुछ खास आता है नहीं, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड इतना ही करके निकल जाता है। मेन फंसाता है आपको यही, ओएस फंसाएगा, ओएस में होगा या सीओई में कुछ चेंजेस होंगे। तो 600 प्लस 100 200 300 300 प्लस 200, यानी कि 1100 आ गया आपका एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी 1100 आ गया, हमको तो निकालना है जीएनपी एमपी ना, हमको क्या निकालना है, जीएनपी एमपी निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, जबकि हमारे पास एनडीपीएफसी है। तो जीएनपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी लिख दीजिए, एनडीपीएफसी। अब कन्वर्जन हमको पता ही है, हमको जी पर निकालना है, जबकि हमारे पास नेट है, तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। तो ये जी और एन का कन्वर्जन हो गया। अब
एन और डी का कन्वर्जन। हमारे पास डोमेस्टिक है, हमको नेशनल निकालना है। यहाँ पे जो है ये हमारे पास है, हमको यहाँ वाला निकालना है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए डोमेस्टिक में प्लस क्या करेंगे, यस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दिया, नेशनल आ गया। अब क्या चेंज है, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, यानी कि हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है, हमको मार्केट प्राइस निकालना है। तो फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड कर देंगे, NIT ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सॉल्व करें, GNP MP इज इक्वल टू NDPFC कितना है 1100 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन 50 है, 50 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मगर ये तो माइनस में है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है, तो ये माइनस में 10 कर दो। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 110, तो प्लस कर दो 110, सॉल्व कीजिए, 1100 प्लस 110 1210 प्लस 50 1260, ये तीनों का ऐड कीजिए, इसको कीजिए 1260 और ये -10, आंसर आ जाएगा 1250 करोड़, या जिसमें भी आपका होगा ये जरूर लिखिएगा, या लाख में होगा या करोड़ में होगा, जो भी होगा लिख लीजिएगा। तो आपका आंसर GNP MP आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, इनकम मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है। डोमेस्टिक इनकम मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कई लोगों को आता होगा डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, तो जिनको डोमेस्टिक इनकम का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को आदत क्या है इस तरह के देखने की, कैलकुलेट GDP MP, कैलकुलेट NDP FC, कैलकुलेट NNP MP, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने की आदत है, क्वेश्चन में ये निकालना है। लेकिन आज ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें क्या है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, डायरेक्ट आपको बोल दिया डोमेस्टिक इनकम निकालिए। तो डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगा, या डोमेस्टिक इनकम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको देखिए स्टूडेंट। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि नेशनल इनकम को NNP FC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो NNP FC का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये नेशनल इनकम हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिख देंगे तो ये डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है NDP FC। ठीक है, इजी पड़ गया हमारे लिए, तो हम लोग तो ये सीखे ही हैं कि हम लोग को NDP FC कैसे निकालना है। अब देखो NDP FC निकालना है, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारे के सारे इनकम मेथड वाले आइटम्स हैं। तो इनकम मेथड को हमने आपसे बताया कि क्या पकड़ के चलना है, सर पकड़ के चलना है NDP FC, यही तो पूछा भी है, तो हमारा काम तो आसान हो गया, कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। NDP FC पूछा है तुरंत निकाल देते हैं। NDP FC का फॉर्मूला क्या है, COE प्लस OS प्लस MI। COE का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कहीं भी इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है नहीं है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के कंपोनेंट क्या क्या है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो इस क्वेश्चन में आपका कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी 400 दिया है और वेजेस 10,000 दिया है, यानी कि COE आपका 10,000 प्लस 400 गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला है, तीन चीज़ें होती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रिप। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट यानी कि रिप, आपको आ जाएगा समझ में। ऑपरेटिंग सरप्लस, तो रेंट कितना है 5,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 400, 5,000 रेंट, 400 इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट क्लियर तो कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट का पार्ट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट का पार्ट है, और कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स दिया हुआ है, ये प्रॉफिट का पार्ट है। तो ये तीनों प्रॉफिट के पार्ट को हम लोग लिख देंगे 3,200, 400, 3,000 प्लस 200 प्लस 400।
तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया आपका OS प्लस मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम की वैल्यू तो आपको बताए थे पहले ही कि मिक्स्ड इनकम जो है वो ये अपना दिया रहता है इजी बस डायरेक्ट। तो मिक्स्ड इनकम आपका कितना है सेल्फ एम्प्लॉयड 400। अब स्टूडेंट आप इन सब को जोड़ देंगे तो आपका NDPFC आ जाएगा। इन सब को ऐड कर दीजिए तो आपका NDPFC आ जाएगा 10,400 प्लस 538 8,000 448 टू 10 1,000 यानी कि ये 9,000 प्लस 400 ये हो गया 19,800 आंसर। ये अगर करोड़ में है या लाख में, मान लीजिए करोड़ में है तो ये करोड़ आंसर। अच्छा ये करोड़ में है, ये इन करोड़, तो 19,800 करोड़ आपका आंसर आ गया। ये एक मेथड हुआ आपका। इस क्वेश्चन में आपको क्या हुआ कि सारे आइटम इंक्लूड हो गए तो आपको थोड़ा क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ रहा है। ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ रहा है, दिया क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिशिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, GDP-MP दिया है और MI ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया है। स्टूडेंट हम लोगों को पता है कि ये आइटम, स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि ये नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड वाला फॉर्मूला है, तो हमको पता है ये NDPFC से निकलेगा। तो NDPFC का फॉर्मूला होता है COE प्लस OS प्लस MI। स्टूडेंट हमारे पास GDP-MP है तो हम लोग सबसे पहले NDPFC निकाल लेंगे, तब हम लोग ये ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि ये हम लोग निकाल पाएंगे। हम लोगों को NDPFC निकालना है क्योंकि COE हमको पता है, MI पता है, NDPFC नहीं पता है, हमको GDP-MP पता है। देखिए स्टूडेंट ये खास बात है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन में GDP-MP इस टाइप का GDP-MP दिया है। तो GDP-MP निकालने के लिए GDP-MP है हमारे पास 1050, हमको NDPFC निकालना है। तो ये जब हो जाएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा सब। GDP-MP अब ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन, डोमेस्टिक है ये, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो मार्केट प्राइस में NIT माइनस कर देंगे। GDP-MP है 1050 माइनस डेप्रिशिएशन स्टूडेंट है, डेप्रिशिएशन आपका 50 है और माइनस NIT है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, 150 है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1050 माइनस 50 1000, 1000 माइनस 150 850। तो ये आपका NDPFC आ गया। स्टूडेंट हमने किया क्या, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, हमको बस इतना ही पता है, इनकम मेथड का ये क्वेश्चन है और इनकम मेथड में NDPFC से COE, OS और MI करके निकालते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे NDPFC अगर पता रहता तो हम COE की वैल्यू पुट करते, MI की वैल्यू पुट करते और आंसर OS निकाल लेते। मतलब इसकी वैल्यू पता रहती तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 10 है, ये है ना। तो अगर हमको ये पता रहता, ये पता रहा, ये पता रहता तो हम ये निकाल देते। लेकिन हमको यहाँ पे स्टूडेंट ये नहीं पता है, ये नहीं पता है तो ये पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो इसी तरह का सेम दिखता हुआ कुछ ये है GDP-MP। तो अब GDP-MP गिवन है 1050, कन्वर्जन मेथड के थ्रू NDPFC 850 निकाल लिए। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो NDPFC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। तो NDPFC की वैल्यू 850 है, COE की वैल्यू कितनी है 110 प्लस OS निकालना ही है प्लस MI की वैल्यू है 500। अब सॉल्व कर लें, इसको इधर ले जाएं, 850 में माइनस 110 कर दें और 500 प्लस कर दें, माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। OS NDPFC हमारा 850 आ गया। NDPFC में COE, OS और MI कर देंगे। NDPFC की वैल्यू 850, COE की वैल्यू 110, OS की वैल्यू निकालनी है, MI की वैल्यू 500 है। सॉल्व करेंगे तो 850 में 500 माइनस के 350, 350 में 100 माइनस के 250 यानी कि आंसर आ जाएगा 240। इसको सॉल्व करेंगे 240 आएगा, ये ऑपरेटिंग सरप्लस आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछ सकता है, मतलब कि आपको आइटम दे देगा और आपको आंसर निकालना रहेगा। ये हो गया। अब हम आपको बोर्ड के क्वेश्चन करवाएंगे। बच्चों आप लोगों ने अभी इनकम मेथड के 3 क्वेश्चन किए। CBSE ने इस बार
टर्म 2 के सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन 9 मार्क्स में ये दिया है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। स्टूडेंट, हमने एक क्वेश्चन डोमेस्टिक इनकम वाला पढ़ा है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब हो गया एनडीपीएफसी। सर सॉल्व हमारा कितना काम हो गया, एनडीपीएफसी दिया, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, केवल एनडीपीएफसी पूछा है। तो सर हमको ये जितने भी आइटम है ये क्या है, जैसे सीओई सैम्पल पेपर में पूरा लिखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 2000, रेंट एंड इंटरेस्ट 800, इनडायरेक्ट टैक्स 120, कॉर्पोरेट टैक्स 460, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100, सब्सिडीज 20, डिविडेंड 940, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150 और एमआई ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 200। ये पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। हमको पता है डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी, हमने सीखा है। क्यों? पिछला ये वीडियो पूरा देखा ही आपने। अब हम लोगों को स्टूडेंट ये है, तो हम लोग जैसे ही नेशनल इनकम का इनकम मेथड देखते हैं तुरंत निकालते हैं एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या है? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। यानी कि सर हमको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एनडीपीएफसी पूछा ही है, एनडीपीएफसी निकाल ही रहे हैं, तो ठीक है। सीओई का फॉर्मूला क्या है? सीओई सर और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा आसान क्या चाहिए? 2000 सीओई हो गया। ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीज़ें आती हैं। रिप, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है रिप, रेस्ट इन पीस नहीं, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है रिप, यानी कि रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेस्ट इन पीस मत कर दीजिएगा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। रेंट एंड इंटरेस्ट एक साथ दिया हुआ है 800 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट में आपका 3 पार्ट है, प्रॉफिट आपका 3 पार्ट है। तो जो आपका जैसे कॉर्पोरेट टैक्स एक, ये प्रॉफिट का पार्ट है, इसमें डिविडेंड ये प्रॉफिट का पार्ट है, और इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड ये प्रॉफिट का पार्ट है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये 460, 940, 300, 460 प्लस 940 प्लस 300 ये हो गया। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 200, मिक्स्ड इनकम 200 है। ऐड कर दीजिए। इस पे 1 नंबर सीबीएसई दे रही है, इस पे 1 नंबर दे रही है, और जो वैल्यू आएगी अभी यानी कि 2800, 2800, 3260 ऐड कर 0 0 0 0 0 0 0। अब इसको ऐड कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखिए सीबीएसई ने स्टूडेंट किया क्या, सीबीएसई ने जब आप मार्किंग स्कीम देखेंगे तो इस स्टेप पे 1 मार्क्स, इस पूरे स्टेप पे 1 मार्क्स, और जो फाइनल आंसर हमारा आएगा उस पर 1 मार्क्स। तो 3 मार्क्स तीनों स्टेप अगर सही होंगे तो मिल जाएंगे। तो यानी कि ये तो हमारा सही रहेगा ही, क्लियर है। तो सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई करना है, 00 आपका एनडीपीएफसी आंसर आ गया। बस इतना करना है आपको, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट आपने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ लिया, इनकम मेथड पढ़ लिया, अब लास्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट दिस वन इज द लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विच इज वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। स्टूडेंट वैल्यू एडेड मेथड में 2 फॉर्मूला याद रखना है। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको आईसी कहते हैं। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये इतना 2 फॉर्मूला आप याद रखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये 2 फॉर्मूला रखे। तो स्टूडेंट आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि वैल्यू एडेड का मतलब होता क्या है। ग्रॉस वैल्यू एडेड इसको कहते हैं, यानी कि जीडीपी एमपी। स्टूडेंट ये जीडीपी एमपी होता है, इसको जीवीएएमपी भी कहते हैं। जीवीएमपी बोलिए या जीडीपी एमपी बोलिए, दोनों बात सेम है स्टूडेंट। स्टूडेंट इसको जीडीपी एमपी बोलते हैं, यानी वैल्यू एडेड मेथड। इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर हैं उन सभी सेक्टर ने जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो जितना वैल्यू आएगा वो वैल्यू एडेड कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट। जैसे फ्लोर मिल वाला है, फ्लोर मिल फार्मर से 1000 का वीट परचेज करता है।
फ्लोर मिल वाले ने फार्मर से 1000 का वीट परचेस किया, तो यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेस, ये ध्यान में रखिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब हो गया परचेस। शॉर्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुरंत समझने का ये बेस्ट तरीका है। आप इस एग्जाम्पल को देख लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको नेशनल इनकम निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। फ्लोर मिल वाले ने 1000 का फार्मर से परचेस किया और इसको 1500 में बेचा, तो 1000 का खरीदा 1500 में बेचा, तो 500 रुपये उसमें वैल्यू ऐड इसने किया, तो ये 500 रुपये उसकी कमाई हुई, तो ये वैल्यू ऐड हुआ। फिर स्टूडेंट फ्लोर मिल वाले ने किसको बेचा? फार्मर का, बेकर को बेचा, तो बेकर ने 1500 का परचेस किया और उसमें उसको 2300 में सेल किया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को कहते हैं सेल्स कह सकते हैं। तो 2300 में सेल किया, 2300 में सेल किया यानी कि इसने कितना ऐड किया? 800 वैल्यू ऐड किया, अपना वैल्यू ऐड किया। और बेकर ने 2300 का गुड्स परचेस किया, शॉपकीपर ने अब शॉपकीपर ने 2300 का गुड्स बेकर से परचेस किया और इसको 3000 में सेल कर दिया कंज्यूमर को, तो उसने वैल्यू ऐड किया 700। तो स्टूडेंट टोटल वैल्यू कितना ऐड हुआ? 85 1300 एंड 700, 2000 टोटल वैल्यू ऐड हुआ। और इसको अगर हम जोड़े तो 6800 आएगा, आईसी जोड़े 4800 आएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड, यही फॉर्मूला है। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फॉर्मूला स्टूडेंट हमारा है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रख करके हम अपना नेशनल इनकम का क्वेश्चन लगाएंगे करेंगे। अब स्टूडेंट एग्जांपल करके हम लोग इस वैल्यू एडेड मेथड को सीखेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है, वैल्यू एडेड मेथड का पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट जीडीपी एमपी। सिंपल क्वेश्चन है, जीडीपी एमपी निकालना है, यानी कि स्टूडेंट हमारा जो हमने आपको बताया है कि आपको सवाल में क्या पकड़ के चलना है। जब भी आप कोई भी मेथड तो हो, चाहे इनकम मेथड, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड, चाहे वैल्यू एडेड मेथड, आपको शुरुआत में एक पर्टिकुलर टर्म पकड़ के चलना है। जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी पकड़ के चलना था, उससे पूरा फॉर्मूला फुलफिल करते। इनकम मेथड में एनडीपी एफसी को पकड़ के चलना था, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई आता। और यहाँ पे आपको जीडीपी एमपी पकड़ के चलना है। क्वेश्चन में जीडीपी एमपी पूछा भी है। जीडीपी एमपी यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट स्टूडेंट गिवन है तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का, 2000, 1800, 1400, 2000, 1800 एंड 1400 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन स्टूडेंट प्राइमरी का 1000, सेकेंडरी का 800 और टर्शरी का 600। 1800 एंड 600, 2200 माइनस 2400, 2800 करोड़ आपका स्टूडेंट वैल्यू एडेड आ गया। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक। स्टूडेंट हमको चेंज इन स्टॉक निकालना है। क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, ये वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन है। हमको पता है वैल्यू एडेड में हम लोग जीडीपी एमपी निकालते हैं। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। हमारे पास अवेलेबल क्या है स्टूडेंट? एनवीएफसी है, सेल्स है, सब्सिडी है, चेंज इन स्टॉक निकालना है, डेप्रिसिएशन और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। स्टूडेंट हम लोग जीडीपी एमपी तुरंत निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास एनवीएफसी है। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनवीएफसी स्टूडेंट कन्वर्जन करते हैं। एनवीएफसी मतलब इसको हम लोग एनडीपीएफसी भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। एनडीपीएफसी, ये एनवीएफसी है, इसको आप लोग एनडीपीएफसी भी कह सकते हैं। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी। नेट है, ग्रॉस में जाना है, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, माइनस एनआईटी प्लस एनआईटी कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे एनआईटी, तब आएगा। एनडीपीएफसी आपका है स्टूडेंट 200 प्लस डेप्रिसिएशन है आपका 40 प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी में स्टूडेंट नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन सब्सिडी 10 दी हुई है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला आता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हम लोग 100 प्लस 40 प्लस
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 0 माइनस 10, 0 माइनस 10। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। 240, ये 0 माइनस 10 माइनस 10, आंसर आ जाएगा 230। तो जीडीपी एमपी आंसर स्टूडेंट आया 230। तो स्टूडेंट जीडीपी एमपी की वैल्यू आई 230 इज इक्वल टू सेल्स की वैल्यू है 400 प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100। 230 में ये 100 इधर जाए तो प्लस हुआ, 230 प्लस 100 इज इक्वल टू 400 प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये 330 हुआ, 400 इधर ले आए माइनस 400 हुआ चेंज इन स्टॉक। तो स्टूडेंट चेंज इन स्टॉक की वैल्यू क्या आई? चेंज इन स्टॉक की वैल्यू स्टूडेंट आई 330 माइनस 400 इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। 330 में से 400 माइनस के माइनस 70 आंसर आएगा। माइनस 70 इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक, आंसर आ गया स्टूडेंट। चेंज इन स्टॉक आंसर माइनस 70। इस तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। स्टूडेंट इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको निकालना है। हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट इतना है, एनडीपीएफसी 100 है, सेल्स टैक्स यानी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है 15 है, सब्सिडी 5 है, डेप्रिसिएशन 20 है। स्टूडेंट हमको इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है? सबसे पहले हम लोगों को पता है कि वैल्यू एडेड मेथड में अगर हमको काम करना है तो सबसे पहले हमको निकालना है जीडीपी एमपी। हमको जीडीपी एमपी लेके चलना है। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। और स्टूडेंट जीडीपी एमपी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एनडीपीएफसी है। तो हम लोग स्टूडेंट जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे? जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी को कन्वर्ट करके जीडीपी एमपी में ले जाएंगे। नेट है, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक सेम है, बस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे एनआईटी। अब जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी कितना है 100 लिख दिए, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 20 है 20 लिख दिए, प्लस एनआईटी कैसे होता है स्टूडेंट? ये हमारा सेल्स टैक्स है, एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 15 माइनस 5 सॉल्व करेंगे, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 130। इसको सॉल्व कीजिए क्योंकि नेट से ग्रॉस निकालना है तो नेट में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन और फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे एनआईटी तो एमपी आ जाएगा। और ये वैल्यू पुट कर देंगे, जीडीपी एमपी 130 आ गया। अब इसमें जीडीपी एमपी 130 आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट 220 है तो माइनस आईसी की वैल्यू क्या आएगी? तो आईसी माइनस इधर आ जाएगा। तो आईसी इज इक्वल टू 220 माइनस 130 इज इक्वल टू 90 आंसर आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू 90 आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ये रुपीज इन लाख है तो ये 90 लाख आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन देके बीच का एक वैल्यू दे देगा और आपको ये पकड़ना है। तो स्टूडेंट आपको इस चीज़ के बारे में पता है तो आप खोजेंगे क्या कि इस टाइप का वैल्यू कहाँ गिवन है। जब मिल जाएगा तब आप अपने क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। स्टूडेंट तीनों मेथड कंप्लीट हो गया। आप लोग तीनों मेथड की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।